कई बार लव मैरिज शादी में भी लोग परेशान रहते हैं और डाइवोर्स हो जाती है। ऐसे ही एक किस्सा मेरी सहेली के साथ हुआ था। शादी के 2 साल तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा बिताया और उन्हीं 2 सालों में उनके 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में फैमिली को लेकर झगड़े होने लगे। वे अपनी ससुराल वाली फैमिली को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका पति चाहता था कि वे मेरी फैमिली को लेकर चले, लेकिन रहना तो दूर की बात, वह उन्हें देख भी नहीं सकती थी। उन लोगों से नफ़रत करती थी। कुछ दिन तो मेरी सहेली के हस्बैंड ने यूं ही बिता लिया। उसके बाद समझौते की नौबत आ गई। उसने कहा कि अगर तुम मेरी फैमिली के साथ रहोगी तो ही मेरे साथ रह सकती हो, वरना डिवोर्स लेकर अपने घर रहो। उसने भी उसकी फैमिली के साथ नहीं रहना था। उसने डिवोर्स ले लिया और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर मायके पड़ी हुई है। मैं उसे देखकर बहुत डर गई थी और मैंने सोचा मैं कभी भी लव मैरिज नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने माँ बाप की पसंद की शादी करूँगी। और यूं ही मेरी एक दिन शादी हो गई, वह भी मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से। मेरे पति घर में आए तो उस वक्त 9 बज रहे थे। मैं उन पर बरस पड़ी थी क्योंकि मैं रात से उनका इंतज़ार कर रही थी, मगर अब सुबह के 12 बज चुके थे। उन्हें देखते ही मेरा पारा हाई हो गया। मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही उनका अजीब सा व्यवहार शुरू हो गया था। मुझे उनसे उलझन होने लगी थी, इसलिए मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया, मगर वे हाथ में 2 लिफाफे लहराते हुए बोले, ये हमारे हनीमून की टिकट हैं। ये देखकर मैं बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, अब तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अब मुझे ये बताइए कि हम कब जा रहे हैं? मैं तो यही समझ बैठी थी बाहर विदेश की टिकट हैं, हम लोग दुबई या फिर कनाडा जा रहे हैं ताकि अपना हनीमून मना सके। यही बातें सोच रही थी कि मुझे कहने लगे, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। अभी कैसे निकल सकते हैं? मैं उनसे बहस करने लगी। उन्होंने कहा कि हमें इसी टाइम घर से निकलना होगा, वैसे भी शाम को सफ़र करना अच्छा नहीं समझा जाता है। मगर मुझे अपने कपड़े वगैरह पैक करने में शाम के 5 से 6 बज चुके थे। मेरी सास हम दोनों से कहने लगी, बेटा शाम का टाइम घर से निकलने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। तुम लोग इतने वक्त घर से निकल रहे हो, वैसे भी सर्दियों की रातें बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं, तुम लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया, मगर मैंने उनकी कोई भी बात ना सुनी। अपनी सास को गलत समझ बैठी। मैंने कहा, हमें इसी वक्त जाना है, मुझे रात में सफ़र करना अच्छा लगता है। मेरी सास ने मेरी बातों का बुरा नहीं माना। हम दोनों ही घर से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तैयारी चक्कर में मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं किया था। तब उन्होंने मुझे अजीब सा जवाब दिया। वे बोले, हमें जाना कहाँ है? तुम अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर बनारस जा रही हो और वहाँ पर ही हम दोनों अच्छी अच्छी जगह पर घूमेंगे फिरेंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ी मायूसी हुई थी, क्योंकि बनारस में तो मैंने सारा घूम रखा था, क्योंकि मैं तो बनारस की ही रहने वाली थी, जबकि मेरी शादी दिल्ली में हुई थी। सो हनीमून का सारा भूत दिमाग से उतर चुका था। मुझे नई नई जगह घूमने का और देखने का भी बहुत शौक़ था, मगर मेरे पति तो मुझे बनारस लेकर जा रहे थे। मुझे गुस्सा तो आया, मगर मैं चुप हो गई थी। दिल्ली से तो हम शाम के 6 बजे निकले, पर रास्ते में खाना पीना करते हमें रात के 8 बज गए थे। तब बनारस की सड़कें वैसे भी बहुत जल्दी वीरान हो जाती हैं। यहाँ के लोग रात देर तक दुकानों में नहीं बैठते। पूरी सड़क खाली और सुनसान हो गई थी। बस में मैं और मेरा पति गाड़ी में एक दूसरे से गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। तभी मुझे कुछ गड़बड़ सी नज़र आई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। एक गाड़ी थी काले रंग की, जिसे मैंने सड़क पर 2-3 बार ओवरटेक करते देखा था। पहले तो मुझे शक हुआ, मगर फिर लगा जैसे मेरा वहम हो। वे करीब पिछले 20 मिनट से हमारा पीछा कर रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, मगर मैंने अपने पति को ये बात नहीं बताई। कहीं गाड़ी चलाते चलाते उनकी नज़र गाड़ी से ना हट जाए तो परेशानी हो जाएगी, उनका सारा ध्यान बट जाएगा। इसी वजह से मैं चुप हो गई थी। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं कि सोहन को गुस्सा आ जाए। वैसे भी वे काफ़ी देर से जले भुने बैठे थे। बोले कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही हो। शादी के बाद पत्नी को अपनी ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए। वैसे शुरू के दिनों में तो लड़कियां काफ़ी शर्माती हैं, मगर तुम अभी से इतनी रोब झाड़ती हो मुझ पर। मुझे लगता है कि मैंने अपनी टीचर से शादी कर ली। हम बातें ही कर रहे थे कि ज़ोरदार झटके के साथ पिछली गाड़ी ने हमारे सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया था।
हमें एक पल के लिए यूँ लगा कि कोई हादसा होने वाला है, मगर उस आदमी ने हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो होते ही हमारे आगे ऐसी गाड़ी रोकी कि हम दोनों हक्का बक्का रह गए। हम अभी तो अपनी जान बचाने पर ही भगवान की कृपा कर रहे थे, उन लोगों की गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे। हमें लगा शायद पुलिस की गाड़ी समझते थे, वे गाड़ी काफ़ी ऊंची होती हैं। हम लोगों ने देखा तो गाड़ी से निकलने वाले आदमी एक दो नहीं बल्कि पूरे 6-7 लोग वर्दी में नहीं थे, बल्कि उन्होंने काले नीले कपड़े पहन रखे थे। मैं और मेरा पति देखकर हैरान रह गए थे। उन लोगों ने आकर हमारी गाड़ी के दरवाजे के शीशे को पीटना शुरू कर दिया। हम लोग समझ गए थे कि ये कोई आम लोग नहीं, ये तो बहुत ख़तरनाक है। और मुझे तो ये लग रहा था कि ये डाकू है, ये सोच कर ही डर लगता था। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी, है भगवान हमसे ऐसी कोई परीक्षा ना ले, हमारी जान इनसे छुड़ा दे। मगर उन लोगों ने मेरे पति को ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने को कहा था। अगर हम दरवाज़ा नहीं खोलते तो ये लोग बहुत ही मक्कार थे, शीशा तोड़कर हमें बाहर निकाल लेते। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम पिछली सीट पर चली जाओ, गाड़ी का दरवाज़ा खोले बगैर। पिछली सीट पर भी जाना मुमकिन नहीं था। मैं धड़कते दिल के साथ अपने पति के पास ही बैठी थी। उन लोगों ने हमें बंदूक दिखाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को कहा था। मेरे पति ने उनसे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले सकते हो, गाड़ी के कागज़ पैसे वगैरह उनके हवाले कर दिए। एक आदमी ने सारा कुछ अपने बैग में डाल लिया। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम गाड़ी से उतर जाओ, अगर तुम नहीं उतरते हो तो तुम्हें गोली मार कर यहीं पर सुला देंगे। वे लोग बहुत गुस्से में थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमसे मोबाइल फ़ोन छीन कर हमें लौट कर ये लोग हमारी जान छोड़ देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे भी गाड़ी से बाहर निकालने को कहा था। वे सारे के सारे आदमी इतने बदतमीज़ लग रहे थे, उनकी आवाज़ जैसे गूंज रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं सहमी डरी हुई खड़ी थी। वे चारों पांचों मुझे देखकर हंसने लगे थे। देखो ऐसी होती हैं शरीफ और मासूम लड़कियां। तुम्हारी पत्नी तो बड़ी ख़ानदानी लगती है, भाई आदमी ने हंसते हुए ये बात करते हुए मेरे पति से कहा। मेरे पति ने उन लोगों के आगे हाथ जोड़ दिए। देखो तुम लोग लुटेरे हो, मैं जानता हूँ। मेरी पत्नी को कुछ मत कहो, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो वे सब तुम्हें दे सकता हूँ। तुम मेरी गाड़ी भी ले जाओ, हम दोनों को छोड़ दो। ये सुना था वे पांचों आदमी हंसने लगे। एक ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, हमारे पास उससे भी ज़बरदस्त गाड़ी है। जाने मन, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी से नहीं तुम्हारे माल से मतलब है, और माल में सबसे अच्छा माल तो हमारी पत्नी है। आदमी यह कहकर मेरी तरफ बढ़ा तो मेरे दिल में बहुत दर्द पैदा हो गया। मुझसे तो आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी। यहाँ आदमी इतनी भयानक बातें कर रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर मैं वहीं खड़ी रही। मुझे बस अपने पति का इंतज़ार था। उन लोगों को रोकेगा कौन? मेरे पति उन लोगों को मेरे पास हरगिज़ नहीं आने देगा। मगर उन लोगों ने इससे पहले मेरे पति को मारना पीटना शुरू कर दिया। एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। दौड़ लगा कर मैंने तो इतनी ऊंची जूती पहन रखी थी जिसे पहनकर भागना भी मुमकिन नहीं था। उस वक्त डर के मारे सारा बदन कांप चुका था। मेरे पति को पकड़कर ये लोग एक तरफ लेकर जाने लगे। मेरा पति चीखने लगा, भगवान के लिए मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी इज्जत है। तुम लोग कोई भी माँ बहनें होंगी, ऐसा मत करो। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पति चिल्ला रहा था मगर वे आदमी बराबर हंस रहे थे। मुझे तो अपने आप किसी गहरी खाई में डूबता हुआ नजर आ रहा था। चलो इस औरत से अब हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। वे सारे आदमी मिलकर मेरे पति को उठाकर उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पति को एक गाड़ी में डाल दिया गया था। मैं भी उस गाड़ी की तरफ लपकी तो उस आदमी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे पीछे कर लिया। एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरे पति को दोनों हाथ पांव से बांधकर पीछे वाली सीट पर बिठा दिया गया था। उन लोगों ने बंदूक की नोक पर मेरे पति को अगवा कर लिया था। मेरे पति बार बार मुझसे कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ। मैंने भागने की कोशिश भी की मगर उस आदमी के हाथ आ गई। वे बहुत ताकतवर था। उस आदमी से अपने आप को छुड़वाकर भागना संभव नहीं था। मेरे साथ जो आदमी खड़ा था उसने एक बैग में हमारी सारी चीज़ें समेट ली थी, रुपए, पैसे, मेरा जेवर, यहाँ तक कि हमारे छोटे मोटे कपड़े वाले बैग उन लोगों ने हमसे छीन लिए थे। मगर उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमारी जान नहीं छोड़ी थी। मेरे पति से गाड़ी की चाबी ले ली। मेरे पति को गाड़ी की पिछली सीट पर बांध दिया।
तभी उस आदमी ने गाड़ी चला दी और जिन आदमियों ने मुझे पकड़ रखा था वे दोनों ही बड़े ख़तरनाक थे और उनका कद काठी भी बहुत बड़ा था, जबकि चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी थी। मुझे यहाँ से भागने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। दोनों मुझे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगे। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने यही सुना था कि मुश्किल टाइम में अपने भगवान को याद करो तो वे अपनी शक्तियों से हमें बचा लेते हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। वाकई तुम्हारे पति ने तुम्हें देख कर ही चुना है, तुम तो पढ़ी लिखी भी हो। वे आदमी मजाक उड़ा रहा था। दूसरे ने गुस्से से चुप करवाने की कोशिश की मेरे सामने। ये सब कुछ करके मेरा दिमाग ख़राब ना करो, जो करना है वही करेंगे। तुम जैसी औरतें किसी को बार बार नहीं मिलती। इतनी वैश्याना बातें सुनकर मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मेरे पापा होते तो ना जाने उन्हें चीर कर रख देते, मगर उस टाइम उस वीरान जंगल में मेरे साथ सिवाय भगवान के और कोई नहीं था। मुझे अपनी ये लड़ाई खुद ही लड़नी थी। मगर जैसे ही मेरी उस आदमी पर नज़र पड़ी जो कि साथ वाली सीट पर बैठा था तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे उस टाइम उसकी जगह कोई कुत्ता नज़र आ रहा था। भयानक सूरत वाला आदमी मेरे करीब आ रहा था कि वे मुझे बर्बाद करता। दूसरे ने उसे आवाज़ दी और कहा, देखो। मेरे बैग से उस आदमी ने 2 कागज़ निकाले। उसने खौफनाक शक्ल वाले दूसरे आदमी को दिखाए तो वह भी पढ़कर यूँ चुप हो गया जैसे उन दोनों को सांप सूंघ गया हो। वे कागज़ देखते ही दोनों का व्यवहार मेरे साथ नरम पड़ गया था। दूसरा आदमी जो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था वह भी आदमी अच्छा बनकर बैठ गया, जैसे उसने मुझे अगवा ही नहीं किया बल्कि चुप हो गया था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल बदल गया हो। तुम लोग एकदम रुक कैसे गए? मैंने दिल में सोचा। मैंने अपने दिल में भगवान की जाप करने लगी और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। दिल में सोचने लगी, लेकिन ऐसा क्या था उस कागज़ में जिसे देखकर ही वे लोग क्यों चुप हो गए? ये बात मैं अपने दिल में सोच ही रही थी कि गाड़ी ने एक झटका दिया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये किसी का घर लग रहा था। पहले तो मुझे लगा कि यह अस्पताल होगा, मगर किसी का घर था। मेरी आँख खुली तो मुझे पिछली रात का सारा किस्सा याद आने लगा था और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उन लोगों से मेरी जान कैसे छूट गई। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने पति की थी, क्योंकि एक औरत के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बार बार अपनी सास की बातें याद आ रही थी। काश कि मैं उनके कहने पर उनकी बात मान ली होती। घर से इतनी जल्दी ना निकलती तो अभी यहाँ बैठी पछता ना रही होती। मैं ये बातें सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वही आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मेरी तो डर के मारे चीख निकलने वाली थी। उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने का इशारा किया था। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बोल नहीं सकती। मेरे भी पाँव में गहरी चोट आई थी। रात को हम सब के साथ एक हादसा हो गया था और अभी तुम मेरे घर पर हो, इसलिए ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वह हादसा भगवान की तरफ से लिखा था। ये सब हमने नहीं किया। अब जो कुछ भी हुआ है उसे मिलकर सहना है। तुम इस वक्त मेरे घर में, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं और यहाँ पर किसी तरह का तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो कुछ होने वाला था वह भी हो सकता है। तुम्हारे पति के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मगर तुम्हें हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं। मेरे बाप के सामने रोना धोना मत मचाना। मैंने उन्हें यही कहा कि तुम एक ज़ख्मी लड़की हो और हमारी कार से ज़ख्मी हुई हो। मेरे बाप को तुमने भी यही बात बतानी है। अगर तुमने कोई और बात बताई बहुत बुरा हो जाएगा। उस आदमी का इस तरह का शब्द सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा, मगर एक बात से मैं तसल्ली में थी, कम से कम मेरी इज्जत तो बच गई थी। मैं तो अभी भी गैरों के घर पर थी और मुझे अपने पति की बहुत फिक्र सता रही थी। मैंने उस आदमी से पूछने की भी कोशिश की, मगर वह कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। पता नहीं मेरे घर वाले, मेरा पति मुझे स्वीकार भी करेगा या नहीं। मगर उसी दिन शाम को जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो उसने एक अजीब बात की। उसने अपना नाम मुझे बताया। कहने लगा, मेरा नाम शंभू है और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि तुम्हारा ये ज़ख्म ठीक हो जाए, फिर तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। हैरानी की बात तो ये थी कि मुझे बहन कहकर बुला रहा था। मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा, तुम इस बात की फ़िक्र ना करना और तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो मेरी बहन की तरह। अगर तुम्हें इस बात पर कोई शक है तो मैं अपनी बहन को ही तुम्हारे पास भेज दूँगा। मगर मैंने उन लोगों से यही बात रखी है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर आया हूँ। और हाँ, ये रहा तुम्हारा बैग, ये भी अपने पास रख लो।
शाम तक तुम्हारे पति तुम्हारे पास आ गए तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। मैं अपने दिल में उस आदमी के जाने के बाद सोचने लगी, अगर उसने मुझे मेरे घर में लेकर जाकर ही छोड़ना था तो फिर ये सब करने का मकसद क्या था? क्या ये लोग मेरे पति के दुश्मन थे? लेकिन अगर ये लोग दुश्मन होते फिर मौका पाकर उसका फ़ायदा उठाते या फिर उसका सामान वगैरह छीन कर उसे अलग जगह पर भेज देते। ये लोग तो मेरे पति के साथ गए थे, जबकि बाकी मेरे साथ थे, मुझे दूसरी गाड़ी में लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अचानक उन लोगों का दिमाग बदल गया। फिर हादसा तो भगवान की तरफ से होने लिखा था, उनकी कोई गलती नहीं थी, मगर ये लोग ही कौन थे और मुझे क्यों किडनैप करके लाए थे, इस बात का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल सका था। फिलहाल मैंने सोच लिया कि अब मैं उस आदमी के घर वालों से कोई बात नहीं करूँगी, ये मुझे मेरे घर छोड़ आए, यही बड़ी बात है। ऐसा ही हुआ, शाम को डॉक्टर आया, उसने मेरा चोट और मेरे पाँव को देखा, पट्टी की मालूम सी मोच आई थी। इतने में शंभू भी आ गया और बोला कि तुम आओ, बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुमने मुझे घर का पता भी बताना होगा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। ये कहता गाड़ी में बैठते ही उसने मुझे ये बात कही तो मेरा दिल डूबने लगा था, क्योंकि क्या हुआ? क्या तुम लोग मुझे कहीं और लेकर जा रहे हो? मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है मेरी बहन, अगर ऐसा होता तो हम लोग तुम्हें गाड़ी में डालकर घर लेकर ना आते। तुम्हारे पति के सामने तुम पर इतना जुल्म किया था, शायद हम ऐसा कभी ना करते। फिलहाल मैं उस पर बहुत गुस्सा थी। शंभू बता रहा था बस तुम्हारे बैग से एक ऐसी चीज़ निकली, उसे देखते ही हमने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए, मैं भी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनने लगी। ऐसी क्या चीज़ थी मेरे बैग में जो तुम लोगों ने देखते ही मुझे छोड़ दिया? मुझे भी तो दिखाओ, अगर तुम लोगों ने देख ली है तो। अगर तुमने देख लिया तो यहीं बेहोश हो जाओगी। मैं पहले तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा और तुम घर जाकर खोल कर देख लेना। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम हो कौन? मुझे और मेरे पति को तुम लोगों ने क्यों किडनैप किया? क्या तुम इस बात का जवाब देना पसंद करोगे? लेकिन अब ये सब कुछ जानने का फ़ायदा नहीं है। तुम इस बात का यकीन करो कि हमने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। रात को एक हादसा हो गया था, तुम्हारे सामने ही हम लोग भी ज़ख्मी हैं। तुम्हारे तो सिर्फ पाँव में मोच आई है, मेरी तो कमर भी टूट गई है। अब मैं घर जाऊंगा तो कुछ अपनी मरहम पट्टी करवाऊंगा, डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगा, अपना एक्सरे वगैरह भी करवाऊंगा, कहीं कोई हड्डी ना टूट गई हो। आदमी चिड़चिड़ कर बातें कर रहा था, मगर मुझे असल बात की अभी भी कोई ख़बर नहीं थी। मुझे उसकी बातों में कोई सच्चाई भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं चुप हो गई थी। सुबह का रास्ता उस आदमी के साथ तय करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने सोचा कि मैं रास्ते में इसके बारे में ज़्यादा बातें जान लूँ, तो ताकि अगर कहीं इसकी नीयत में कोई खोट नज़र आए तो मैं उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो सकूं, मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं। कुछ पता है तुम्हें, मेरा नाम शंकर है और मैं तुम्हारे पति को जानता हूं। यह सुनते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। तुम मेरे पति को जानते हो, मगर किस तरह? क्या तुम उसके दोस्त हो? तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर किडनैप किया, मगर क्यों? मेरी बात सुनकर उसने कहा वह पूरी कहानी मुझे बताएगा, लेकिन उसके बाद मुझे वादा करना होगा कि मैं शंकर के घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी और ना ही शंकर के घर वालों के बारे में किसी को बताऊँगी। मैंने मजबूर में आकर हाँ कर लिया। तभी शंकर ने जो बात मुझे बताई उसने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारा पति सोहन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। तुम्हारे पति सोहन मेरे लिए बहुत जिगरी दोस्त मानता था। मेरे सब घर वालों को भी पता था कि सोहन मेरे घर आता और घर आकर मेरे हर काम को मिलजुल कर करवाता था। मेरी बहन का कोई काम हो या फिर उन्हें स्कूल पहुंचाना हो तो सोहन पर मैं इतना ही भरोसा करता था, वह जितना कि मैं एक सगे भाई पर भरोसा किया जाता है। मैं सोहन को अच्छी तरीके से जानता था, उसके बाप दादा को तो मैं जानता था, इसलिए मैंने कभी भी सोहन पर कोई शक नहीं किया था। मगर एक दिन मैं अपनी बहन को कुछ समझा रहा था, मगर मुझे ये नहीं पता चला कि कब सोहन ने मेरी बहन के साथ चक्कर चला लिया। वे अक्सर स्कूल से लेट आने लगी। सोहन उसे वापस भी लेकर आता था, क्योंकि सोहन का कॉलेज भी हमारे घर के रास्ते में पड़ता था। सोहन वैसे तो अपनी गाड़ी पर जाता था, जिस दिन बाइक पर जाना होता तो मैं अपनी बहन को मना कर देता कि तुम सोहन के साथ नहीं आना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। मगर धीरे धीरे सोहन ने भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बढ़ा दिया और वही मेरी बहन को लेकर जाने लगा। हम बनियों में ये बात बहुत गंदी समझी जाती है, मगर मैं अपने घर वालों से यही कहता था कि मुझे सोहन पर बहुत भरोसा है। सोहन ने भी मेरे पापा का दिल कुछ इस तरीके से जीत लिया था कि मेरे पापा भी उस पर कभी गुस्सा नहीं होते थे।
मगर फिर जब हमने बहन की शादी की तैयारियां शुरू की तो एक अजीब तमाशा हुआ। सोहन का मुंह बन गया था। वह मुझसे भी बात नहीं करता था। मैं तो जान ही नहीं पाया था कि सोहन दिल ही दिल में मेरी बहन को पसंद करता था। ना ही उसने कभी मुझे ये बात की थी। अगर मुझसे ये बात कर लेता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती जिस नौबत में सोहन ने हम लोगों को ले जाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियों में बिजी था। बारात भी हमारे घर आ चुकी थी, तभी दुल्हन गायब हो गई। हम लोग परेशान हो गए, पता नहीं दुल्हन कहाँ गई। मेरी बहन बहुत शरीफ थी, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। जब मेरी बहन गायब हुई तो हम लोगों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात बारात वालों को भी पता चल गई। बारात तो दरवाजे से ही वापस चली गई थी। उन लोगों ने अपनी गाड़ी का इंजन भी बंद नहीं किया था कि पूरे घर में यही बात फैल गई, शंभू की बहन भाग गई है घर से। बस फिर क्या था, उन लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया और वापस चले गए। अब अगर मेरी बहन वापस भी आ जाती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तभी मुझे महसूस हुआ कि शादी में तो सोहन भी नहीं आया। हम उसे ढूंढने लगे, सबका शक सोहन पर जा रहा था। सोहन मेरी बहन को कभी स्कूल लेकर जाता तो कभी इधर से उधर घुमाने फिराने, और साथ में उसकी बहन होती थी। सोहन की वजह से हम लोग भी चुप रहते थे, मगर आज जो उसने हमारी इज्जत के साथ खेल गया था वे बर्दाश्त से बाहर था। रात सोहन मेरी बहन को लेकर भाग गया। मैं ये सोच भी नहीं सकता था वे मेरे साथ इतना बड़ा गद्दारी करेगा। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने तो हम सब के दिल को दहला कर रख दिया। गुस्से से हम पागल हो गए थे। मेरी बहन सुबह के 4 बजे घर आ गई। रोती हुई उसका रोना मुझे देखा नहीं जा रहा था। उसने बताया कि सोहन लेकर गया था उसे शादी के बहाने, मगर शायद उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया है। मैं तो इस बात को सुनकर ही बौखला गया था। ऐसी बात सुनकर हमने अपनी बहन को जिंदा गाड़ देना था, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। उस बेचारे ने खुद ही मौत को गले लगा लिया। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी इज्जत इतनी खाक में मिल जाएगी। वे इतनी बड़ी हरकत कर जाएगा। सोहन से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। मेरे माँ बाप बदनामी के मारे चुप रहे और वे नहीं चाहते थे किसी भी तरह से गांव में ये बात फैल जाए। हमारे घर में सब ने कहा कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। पार्लर से घर आते हुए वे किसी हादसे का शिकार हो गई थी, इसलिए शर्म की वजह से सब चुप हो गए। मगर मेरे दिल में बदला लेने की आग जल रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भी सोहन के साथ यही करूँगा। मेरा तो आइडिया ये था कि शादी की रात आपको अगवा करूँगा और उसके बाद कभी आपको सोहन की शक्ल देखने भी नहीं दूँगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाया, और अब जबकि आप लोग हनीमून पर जा रहे थे इस बात का मुझे पता चल गया। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाऊँगा। सोहन को सबक सिखाऊँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मैं तो उसे जान से मारना चाहता था, मगर मेरे दोस्त उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ने किसी दूर दराज के इलाके में ले गए, और मैं जो अपनी बहन का बदला आपसे लेने की सोच रहा था। जब सोहन की जेब से निकलने वाले कागज़ देखे तो मुझे आप पर तरस आने लगा, क्योंकि उस कागज़ पर आपके और सोहन के संबंध खत्म होने की मोहर थी। सोहन आपको डिवोर्स दे चुका है। उसकी वजह उसने नहीं बताई, मगर फ़िलहाल जिस आदमी ने इतने घर बर्बाद किए हों, इतने लोगों की खुशियों पर पानी फेरा हो, वह कैसे खुश रह सकता है। शंकर की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था। मेरे पति ने मुझे क्यों छोड़ दिया बिना वजह के, ये बात बड़ी अजीब थी। मुझे हैरानी हो रही थी, वह ऐसा कैसे कर सकते थे। लेकिन जो कुछ हुआ था उस पर आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं था। भारी दिल के साथ मैं अपने माँ बाप के घर पहुँची। उन्हें इस हादसे के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, बस वे कागज़ उन्हें दिखा दिए। मेरे माँ बाप भी पछताने लगे थे, क्योंकि सोहन और मेरा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सोहन के माँ बाप ने यह रिश्ता उनके ख़िलाफ़ किया था। परिवार में जब शादियाँ उस बुनियाद पर होने लगे कि किसी के पास ज़मीन और जायदाद कितनी है, तो यही किस्सा होते हैं। सोहन के माँ बाप ने अगर शादी की रात उसकी दुल्हन को स्वीकार कर लिया होता तो आज उनका बेटा ऐसे परिवार में उनको बदनाम नहीं करता। सोहन ने अपने माँ बाप से अपनी महबूबा की बिछड़ने का बदला लिया। शंकर ने सोहन से अपनी बहन की इज्जत ख़राब करने का बदला लिया। पर पता नहीं मुझे क्यों किस वजह से रुस्वा किया गया, मेरा घर क्यों उजाड़ा गया। लोग तो कहते हैं कि दुनिया वालों की रीत है। कोई मुझे भी तो बता दे कि मेरी क्या गलती थी, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी के साथ कोई बुराई नहीं की थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और इसमें मेरी क्या गलती थी, और क्या अरेंज मैरिज सही साबित हुआ? नहीं,
सबको अपनी भावनाओं की चिंता होती है। अगर सब एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।